नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम लोग अपने इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपना भाग नंबर 5 को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो लेक्चर नंबर 13 होगा आपका। तो इसी लेक्चर नंबर 13 के तहत आज हम अपने भाग 5 को भी समाप्त कर देंगे। जो हमारा संविधान का भाग 5 चल रहा है वो होगा आपका संघ की न्यायपालिका, अर्थात संघ में कौन कौन सी, क्या ये कह लो कि जो न्यायपालिका का वितरण है वो भारत में किस प्रकार है। क्या भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है? क्या और भी सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं? क्या इस बात पर को लेकर भी चर्चा चल रही है कि भारत में और सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए? तो देखो, इनके जो क्वेश्चन है, ये सवाल आपके, इनके सबके जवाब आज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये देखेंगे कि न्यायपालिका का जो कार्य है भारत में न्यायपालिका का कार्य क्या है, और उसके साथ साथ कि न्यायपालिका को हम किस तरीके से रैंकिंग देते हैं, कि या फिर हम ये कह लें कि न्यायपालिका का क्या बंटवारा हुआ है क्या? जैसे राज्य की न्यायपालिका अलग होती है, या फिर आप ये कह लो कि इस जो केंद्र की है संघ की न्यायपालिका क्या वो अलग होती है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, भारत में जिस प्रकार से एकल नागरिकता का प्रावधान है, भारत में एकल नागरिकता है, उसी प्रकार से भारत में एकल न्यायपालिका भी है। अब ये आप सोचेंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट अलग होता है और उसके साथ साथ हाई कोर्ट अलग होता है, और जो जिला न्यायालय होते हैं वे अलग होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये एक ही, आप ये कह लो कि एक तरीके से ये सब एक ही हैं। बस इनकी जो क्रम है वो हायरार्की पर रख दिया गया है। जैसे अब कह लें जिला न्यायालय जो होता है वो सबसे छोटा न्यायालय होता है, हाई कोर्ट जो होता है वो जिला न्यायालय से बड़ा होता है, और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो भारत में सबसे ऊपर होता है। अर्थात इससे ऊपर भारत में कोई न्यायपालिका है ही नहीं। यदि आपको न्याय चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप संघ की या फिर ये कह लो सुप्रीम कोर्ट तक ही जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। हाँ, वो एक अलग बात है, रेयर केसेस में आप याचिका डाल दें राष्ट्रपति के पास में। यदि आप राष्ट्रपति के पास में याचिका डाल देते हैं तो वहां पर एक अलग कंडीशन बन जाती है, वो न्यायपालिका का मैटर नहीं आता। राष्ट्रपति चाहे तो किसी को क्षमा कर दे, और यदि ना चाहे तो वो किसी को क्षमा ना करें। तो इसी तरीके की यहाँ पर कंडीशन है। और हम देखेंगे अपनी न्यायपालिका के बारे में, और सबसे पहले देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में हम लेकर आएंगे नीचे को। देखो, तो ये क्रम जो चलता है ना वो कुछ इस तरीके से, आप यदि आप ट्रायंगल पर देखें ना तो सबसे टॉप पर कौन बैठा हुआ है, तो सबसे टॉप पर यदि आप यहाँ पर देखें तो ये तो नीचे है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और यदि आप इसमें एक और देखें बीच में तो ये है हमारा हाई कोर्ट, और जो सबसे टॉप पर बैठा हुआ है, सबसे टॉप पर बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह की कंडीशन है। तो ये हायरार्की का क्रम है, बंटवारा नहीं है ये बिल्कुल। ये क्या कह लो कि ये छोटा भाई है, ये उससे भी छोटा भाई है, इसका मतलब ये है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे टॉप पर बैठा है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। और देखो, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये भाग 5 के अंतर्गत आता है। अब ये भी ध्यान रखना कि भाग 5 के अंतर्गत तो आएगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो हाई कोर्ट है, अब देखो मैं इसे अलग अलग नहीं पढ़ाना चाहता था, या पहले सुप्रीम कोर्ट पढ़ा दूं फिर हाई कोर्ट पढ़ा दूं, नहीं। न्यायपालिका है तो न्यायपालिका को एक साथ ही खत्म कर लेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट है हमारा, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये दोनों भाग 6 के अंतर्गत आते हैं। वो हम भाग 6 के अंतर्गत आज ही मैं इसको कवर करा दूंगा यहीं पर ही, क्योंकि एक साथ अपनी न्यायपालिका हो जाएगी तो पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ ही खत्म हो जाएगा आपका। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सर्वोच्च न्यायालय से। तो देखो, भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय कह लो, सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी में कह लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह लो तो सुप्रीम कोर्ट, हम इसे एक तरीके से इंग्लिश में कह देते हैं। और जबकि संघ की न्यायपालिका, संघ का मतलब भी क्या होता है? संघ का मतलब भी यह है, संघ का अर्थ है कि 28 राज्य प्लस 8 यूटी, इनके ऊपर जो न्यायपालिका होगी वो आपकी संघ की न्यायपालिका ही होगी। इस तरीके की यहाँ पर कंडीशन बनती है। तो देखो, भारत में न्यायिक व्यवस्था कैसी है? जैसे भारत में एकल नागरिकता है, ऐसे ही भारत में इकहरी आपके सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात एक इकहरी ही न्यायपालिका है भारत में, और एकीकृत न्यायपालिका है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर, अभी आपको बताया कि सर्वोच्च शिखर पर कौन बैठा है, सर्वोच्च शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय बैठा है, जो दिल्ली में स्थित है। तो देखो, ये दिल्ली में है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होगा वो या तो राष्ट्रीय राजधानी में होगा, या राष्ट्रीय राजधानी के कहीं आसपास होगा। और जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था, ये डेट जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट होती है। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था, अर्थात जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन इसका भी गठन हुआ। और लेकिन इसका जो उद्घाटन हुआ, गठन तो हो गया था यहाँ पर, जो उद्घाटन हुआ था वो 28 जनवरी को हुआ था, अर्थात 2 दिन बाद। जिस दिन इसका गठन हुआ उस दिन इसकी उद्घाटन नहीं हुआ, उसके 2 दिन बाद ही 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ था। अब देखो, जब प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट बना था, अर्थात 28 जनवरी 1950 को जब सुप्रीम कोर्ट बना था, तब इसमें 8 जज थे।
अब ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से इनकी संख्या बढ़ी है। जैसे 1950 तक सुप्रीम कोर्ट में जो थे वो 8 जज थे। उसके बाद में 1956 में अमेंडमेंट कर दिया गया, संशोधन लाया गया, और फिर 1956 में 8 से जजों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई 11, अर्थात 3 की और बढ़ोतरी की गई। उसके बाद में जस्ट 4 साल बाद अर्थात 1960 में जजों की जो संख्या होगी वो 14 होगी, फिर से 3 बढ़ा दी, 11 से फिर से 3 बढ़ी। उसके बाद उसके बाद में फिर ये 1978 में आते हैं। 1978 में जो संख्या बढ़ी वो 18 हो गई, 14 से बढ़कर 18 हो गई। फिर 1986 में देखें तो 1986 में 18 से बढ़कर जो संख्या थी जजों की वो यहाँ पर 26 हो गई। 2009 में 2009 में ये संख्या जो थी वो बढ़कर 31 हो जाती है, और वर्तमान में 2019 में ये संख्या कितनी है? 34। और यदि हम 2022 में हम पढ़ रहे हैं इसको, तो 2022 की भी बात करें तो ये जो संख्या है अभी भी वर्तमान में 34 ही बनी हुई है, अर्थात ये जो है 33+1 का कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पर। और ये 33+1 क्या होता है? 33 पे ये होता है कि 33 तो सदर जज होते हैं इसमें, और एक जो है ये एक मेन जज होता है, अर्थात मुख्य जज होता है, या ये कह लो मुख्य न्यायाधीश होता है। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है DY चंद्रचूड़। ये आप ध्यान रखना है थोड़ा सा कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है। तो इस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की इस कंडीशन बनी, और इस प्रकार से जजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। अलग अलग तरीके से अलग अलग सवाल कर देगा कि जब सुप्रीम कोर्ट बना था तो जब तब जजों की संख्या इसमें कितनी थी। तो ये तो देखो छोटे से एग्जाम के लिए सवाल हो जाता है कि किस तरीके से बना। वहां पर बड़े एग्जाम में देखा तो इन्हीं सवालों को वो स्टेटमेंट में दे देगा, और जो स्टेटमेंट में देगा तो वहां पर आपको फिर इनके बारे में सोचना होगा। इस तरीके से स्टेटमेंट निकालनी है हम। और वो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो वहां पर 124 से 147 तक वर्णित है। अब इसी के बारे में देखो, सारे तो आर्टिकल पढ़ने नहीं है, कुछ ही आर्टिकल पढ़ने हैं इसमें। जैसे अनुच्छेद 124 कहता है, क्या कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, अर्थात 124 में ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। यह अभी पीछे बताया कि ये जो संख्या थी चौथी जो बनी थी 2019 में बनी थी। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है वो DY चंद्रचूड़ है। सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आप ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होगा कि सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन सलाह किसकी ली जाएगी? मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद में कौन? PM। PM ही मंत्रिपरिषद का मेन लीडर होता है, तो PM से ही सलाह ली जाएगी ज्यादातर। और सर्वोच्च न्यायालय की योग्य न्यायाधीश के लिए देखो क्या क्या योग्यताएं होती हैं, ये देख लेते हैं। पहली कंडीशन पहली कंडीशन आप जानते हैं सबके लिए फॉलो होती है कि वह भारत का नागरिक हो। यदि आप भारत में कोई सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य होगा, या किसी पद पर जाना चाहते हैं या राजनीति में जाना चाहते हैं तो वहां भी आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उसकी आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो देखो न्यूनतम आयु का वर्णन, कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम आयु का वर्णन संविधान में नहीं किया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जब न्यूनतम आयु का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन इन्होंने अधिकतम आयु का क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब आप सोचो, फिर देखो ये कह रहा है कि कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या कम से कम 10 वर्ष तक वो उच्च न्यायालय में उसने वकालत की, अर्थात अधिवक्ता के या वक्ता के पद पर रहा हो। इस तरीके की यहाँ पर कंडीशन बनती है, ये इनके लिए जो योग्यताएं बनती हैं ये होती हैं। अब ध्यान रखना देखो, आप इंटर करते हैं, लगभग आप इंटर कब करते हैं? 2018 तक। 2018 तक इंटर होती है। उसके बाद में आप 3 साल की आप ग्रेजुएशन भी लेते हैं। फिर आपको LLB भी करना होता है 5 ईयर। तो जब जाकर क्या होगा, अब इतना कितना हो गया, इसके बाद में आपको 10 साल की कहीं प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो जब जाकर आप योग्य बन पाएंगे, तो एक मोटा मोटा आंकड़ा लें तो 18 और 3 21, 21 5 26 और 10 36, तो लगभग आप 36 वर्ष से पहले तो जज बन ही नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट में जाकर, क्योंकि ये क्राइटेरिया फुलफिल करने में आपको इतना समय लग ही जाएगा। तो ये मेन तौर पर इस तरह की कंडीशन बनती है। अब तो ज्यादातर जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं वो ज्यादा कोई तो 2 महीने के लिए, कोई 3 महीने के लिए, कोई 2 साल के लिए, इस तरह से बनते हैं। अब जो DY चंद्रचूड़ है इनका कार्यकाल जो होगा वो सबसे लंबा चलेगा, क्योंकि ये लगभग 2 साल के लिए नियुक्त हो गए। सोचो, देखो इसका मतलब भी क्या है, यदि मुख्य न्यायाधीश बनना है आपको तो ऐसा नहीं है कि 36 साल में जाकर बन जाएंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट में वहां पर हायरार्की का क्रम चलता है। जो सबसे एक्सपीरियंस होता है बंदा, या जो सबसे एक्सपीरियंस जज होता है, उसी को वहां पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। वो उम्र के हिसाब से बनाया जाता है, वो भी जिसकी जैसी उम्र के हिसाब से क्राइटेरिया जैसे जैसे जो आता रहता है वो मुख्य न्यायाधीश बनता रहता है, और अगला जो मुख्य न्यायाधीश है वो रिटायर होता रहता है अपने पद से, जैसे ही उनकी
आयु 65 वर्ष पूरी हो जाती है, वो आगे के लिए मतलब वो रिटायर हो जाते हैं वहां से। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की गणपूर्ति में कम से कम 3 न्यायाधीश बेंच होनी चाहिए, अर्थात इसका मतलब गणपूर्ति का मतलब है मीटिंग। यदि सर्वोच्च न्यायालय की मीटिंग होनी है या बैठक होनी है, उसमें उस बैठक में 3 जजों का होना अनिवार्य होगा। 3 जज ही क्यों ना, देखो विषम संख्या पर चलते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, लेकिन 8 नहीं हो सकते। या फिर आप ये कह लो 6 नहीं हो सकते, या फिर कह लो 4 नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते आपके। क्यों? क्योंकि यदि डिसीजन लिया जाए तो पता लगे डिसीजन बराबर हो गया, 4 इधर हो गए, 8 मान लिया, 8 जज बैठे थे, 4 इधर हो गए, 4 इधर, तो डिसीजन तो आया ही नहीं। तो यदि डिसीजन ना आने की वजह से क्या होती है, इस तरीके की बेंच बैठाई जाती हैं, 3, 5, 7 की। तो चाहे दो दो इधर भी हो जाओ, तो एक एक तीन, यदि मान लो 3 बेंचों की है, 3 बेंच है, 3 न्यायाधीशों की बेंच बैठी हुई है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि मान लो एक न्यायाधीश इधर है, एक न्यायाधीश इधर है, वो जो तीसरा न्यायाधीश है वो किसी ना किसी पक्ष में जाएगा ही जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर निर्णय निकल जाता है। और अर्थात देखो, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। पीछे मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति चाहे तो मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ये आप भलीभांति जानते हैं। जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तो वहां पर आपको क्लियर किया था कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, लेकिन मुख्य राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मुख्य न्यायाधीश बाध्य होंगे। अब देखो, ये जो 5 न्यायाधीशों की जो बेंच बैठेगी, इसमें भी क्या है, इसमें भी मुख्य न्यायाधीश का होना अनिवार्य होगा। जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होंगे वहां पर, उस समय राष्ट्रपति को सलाह देंगे ही देंगे। फिर नेक्स्ट, अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 कहता है कि नियुक्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के वेतन और भत्तों में कोई कमी नहीं की जाएगी। इस समय किसी व्यक्ति की यदि नियुक्ति हो जाती है पद पर, जज के पद पर यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति हो जाती है, तो नियुक्ति के समय उसके वेतन और भत्तों में कोई कमी नहीं की जाएगी, अर्थात जो वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित कर दिए गए थे पहले, वो भत्ते उन्हें दिए जाएंगे। अनुच्छेद 126, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश ही उसका कार्यभार संभालेगा। अर्थात यदि मान लो मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, किसी कारणवश नहीं है उपस्थित, या मान लो बीमार है, किसी भी कंडीशन से यदि वो न्यायालय में उपस्थित नहीं है, तो जो वहां का वरिष्ठतम न्याय, जो आपके मान लो मुख्य न्यायाधीश होता है नहीं, जो 33 जज बचे मुख्य न्यायालय में, तो इन 33 में से जो सबसे वरिष्ठ होगा, अर्थात जो सबसे एक्सपीरियंस होगा, वो ही यहाँ पर क्या बनेगा, वो ही उसका कार्यभार को संभालेगा फिर। तो देखो, अतिरिक्त न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो किस तरीके से होती है। अतिरिक्त मतलब 33+1 का फंडा है। तो अनुच्छेद 127 कहता है कि अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति अधिकतम 2 वर्ष के लिए की जा सकती है। ये ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय से में नियुक्ति जो होती है वो अधिकतम कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए की जा सकती है। अनुच्छेद 128 कहता है, देखो सर्वोच्च न्यायालय में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति अधिकतम 2 वर्ष के लिए की जा सकती है। ये ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति रिटायर हो गया है, यदि कोई जज रिटायर हो गया है और सरकार को लगता है या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इनकी सेवाएं और ले लेनी चाहिए, तो सेवानिवृत्त होने के बाद में वो अधिकतम 2 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवाएं दे सकता है। अनुच्छेद 129 कहता है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय तथा सभी उच्च न्यायालयों का कर्तव्य है कि वो सर्वोच्च न्यायालय का पालन करें। अर्थात एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, अर्थात कहने का मतलब ये है कि सबसे टॉप पर जो है वो सबसे टॉप पर जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट होगा, और इसके साथ साथ जो उच्च न्यायालय होंगे, सभी उच्च न्यायालय उसके कर्तव्यों का क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के कर्तव्यों का जो होंगे वो उनका सबका वो पालन करेंगे। 129 अनुच्छेद कहता है। नेक्स्ट देखो, 130। 130 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सदैव राष्ट्रीय राजधानी या राष्ट्रपति कार्यालय के समीप होगा। ये आप ध्यान रखना कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो राष्ट्रीय राजधानी के समीप होगा, तो अनुच्छेद 130 में कहा गया है। देखो, सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या स्वतंत्रताएं होती हैं वो भी देख लेते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट वास्तव में, क्या जो भारत की न्यायपालिका है वो वास्तव में स्वतंत्र है, वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे अनुच्छेद 132 कहता है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह उच्च न्यायालय के किसी मामले को दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। देखो, मान लो कोई केस यूपी में चल रहा था, लखनऊ में चल रहा है, या फिर ये कह लो इलाहाबाद में चल रहा है, लखनऊ में तो खैर खंडपीठ है, इलाहाबाद में चल रहा है। और यदि कोई केस इलाहाबाद में चल रहा है, तो यदि यहाँ पर सुनवाई या कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो रहा यूपी में, तो सुप्रीम कोर्ट मान लो इसे वो एमपी में भेजना चाहती है, तो सुप्रीम कोर्ट इसे एमपी में ट्रांसफर कर सकती है। ये अनुच्छेद 132 के तहत पावर मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट को। फिर अनुच्छेद 136,
136 में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय को रद्द कर सकता है। ये आप ध्यान रखना मेन। अर्थात सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि यदि मान लो हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया और हाई कोर्ट के निर्णय को मान लो कि किसी वजह से हाई कोर्ट का निर्णय गलत ठहराया गया, उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है, अर्थात रद्द भी कर सकता है किसी भी एंगल से। क्योंकि सबसे टॉप पर कौन बैठा है? भाई सबसे टॉप पर तो आपका सुप्रीम कोर्ट ही बैठा है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद जिला न्यायालय है। तो इसी वजह से क्या है, सुप्रीम कोर्ट को सारे अधिकार मिले हुए हैं। अनुच्छेद 137 है। 137 कहता है सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय पर पुनः विचार कर सकता है। देखो, होता क्या है कि इससे ऊपर तो आप कहीं जा ही नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन यदि लगा एक तरीके से कि हाँ कुछ ना कुछ त्रुटि हो गई है निर्णय देने में, तो 100 अनुच्छेद 137 ये आपको पावर देता है कि आपने जो निर्णय दिया है उस पर आप पुनः विचार एक बार कर लें, उसके बाद ही कुछ आगे की सोचना। इस तरीके से पुनः विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट को पावर जो मिलती है वो 100 अनुच्छेद 137 के तहत मिलती है। फिर आपका अनुच्छेद 138, तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो उच्च न्यायालय में चल रहे किसी भी मामले को अपने अंतर्गत ले सकता है कभी भी। मान लो यूपी में कोई केस चल रहा है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि निर्णय नहीं आने वाला ठीक से, तो सुध में यदि यदि निर्णय नहीं आने वाला तो सुप्रीम कोर्ट जब चाहे उस हाई कोर्ट के निर्णय को अपने समक्ष या अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकती है यहाँ पर तुरंत। 146 कहता है सुप्रीम कोर्ट में सभी भर्तियां मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संचालित की जाएंगी। अर्थात जितनी भी भर्तियां होंगी सुप्रीम कोर्ट में बिना परमिशन के, अर्थात बिना मुख्य न्यायाधीश की परमिशन के, वो पूरी या फुलफिल हो ही नहीं सकती। ये यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहा है अनुच्छेद 146। तो देखो ये तो हो जाती है हमारी सर्वोच्च न्यायालय की कहानी। अभी आप जानते हैं कि भली बात है कि सर्वोच्च न्यायालय जो रिट निकालता है वो किसके तहत निकालता है? जैसे अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट निकालता है। वो मैंने आपको मौलिक अधिकारों में सब कुछ बता ही दिया था कि किस प्रकार से रिट निकाली जाती हैं, किस प्रकार के रिट होती हैं। तो वहां पर आप इन चीजों को देख सकते हैं क्योंकि मौलिक अधिकार में हमने इसको पूरा कर दिया था कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन कौन से रिट जारी की जाती हैं। अब जरा हाई कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। तो देखो हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट का जो वर्णन है ना, ध्यान रखना, वो भाग 6 में है। पीछे ही मैंने आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है वो भाग 5 में है, और जो हाई कोर्ट का वर्णन है वो भाग आपको 6 में देखने को मिलेगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, होता क्या है, अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का या प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। अर्थात कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। अब उच्च न्यायालय क्या है? उच्च न्यायालय देखो फिर से वही, सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट और बीच में कौन है? हाई। तो ये वही हाई कोर्ट है आपका। अर्थात कहने का मतलब यदि आप केंद्र की बात करें या संघ की बात करें तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट, और यदि यदि आप राज्यों की बात करें तो राज्य में जो टॉप पर होती है वो होती है आपकी हाई कोर्ट। लेकिन 231 अनुच्छेद 231 में यह भी प्रावधान कर दिया गया कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। देखो वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में उच्च न्यायालय की जो संख्या है वो 25 है। इसको यदि सोचे तो भारत में क्या है, भारत में तो 28 तो राज्य ही हो गए, 28 स्टेट हो गए और प्लस 8 यूटी हो गई। तो इनके लिए क्या था, आपके पास 36 हाई कोर्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा किसके तहत नहीं किया गया? ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 231 के तहत नहीं किया गया क्योंकि कुछ राज्यों को मिलाया गया और उनके लिए एक ही न्यायपालिका दे दी गई वहां पर। जैसे आप देखते हैं गुजरात हाई कोर्ट को ले लें, तो गुजरात हाई कोर्ट में ही आपका, या फिर आप ये कह लो जो मुंबई हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट में आपका दादर नागर हवेली जो है उसका भी आ जाता है वहीं पर। ऐसे आप देखें अंडमान और निकोबार का, तो अंडमान निकोबार का कहाँ जाता है? कोलकाता में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि प्रत्येक राज्य का ये वर्णन तो किया गया, लेकिन संसद ने फिर से क्या करा, संसद ने एक संशोधन के प्राप्त द्वारा इसको अनुच्छेद 231 के तहत ये कह दिया गया कि दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में पारित हुआ था। ये आप ध्यान रखना कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1861 में। इसी 1861 अर्थात इसी अधिनियम के तहत 1862 में कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे, ये मेन पॉइंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछा गया है पीसीएस में कि जो कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 1862 में हुई थी, और इसके जस्ट 4 साल बाद अर्थात 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जो उत्तर प्रदेश का है, यूपी का। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखने, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से कंडीशन बनती है।
और वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। और सबसे उच्च न्यायालय जो है वो अमरावती उच्च न्यायालय बनेगा। मतलब कार्य चल रहा है, इस पर चालू भी हो जाएगा कुछ दिन में। तो इस तरीके की यहाँ पर कंडीशन बनती है। अब देखो, ये आपको ध्यान रखना है कि इस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किस में आता है। देखो, क्योंकि दिल्ली को छोड़ दिया जाए, तो यदि आप दिल्ली केंद्र शासित दिल्ली को छोड़ दें तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। तो वो ध्यान रखना है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका जो क्षेत्राधिकार है वो किस राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और देखो, 25 के 25 में आपको अभी बता देता हूँ कि कौन कौन से कहाँ कहाँ हैं। जैसे आप देखते हैं चेन्नई उच्च न्यायालय। तो चेन्नई उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 5 अगस्त 1862 को हुई थी। ये आप ध्यान रखेंगे। तो अधिकार क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु और पांडिचेरी, इसका मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी, उसका भी अधिकार क्षेत्र यही है, चेन्नई में अर्थात तमिलनाडु में ही है। तो और मुख्य पीठ है इसकी, जो खंडपीठ है, एक मदुरई में भी है। एक तो चेन्नई में तो है ही है मेन, तो मुख्य पीठ। तो मुख्य पीठ चेन्नई के साथ साथ एक मदुरई में खंडपीठ भी है। जैसे आप देखते हैं इलाहाबाद को ले लो भाई, जो यूपी का हाई कोर्ट है वो मेन हाई कोर्ट है वो प्रयागराज में, लेकिन इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में ही बनाई गई है। इस प्रकार से खंडपीठ होती है छोटी, ताकि जो मेन हाई कोर्ट है, जब जो मेन कोर्ट है उसका बर्डन को कम किया जा सके, इसी वजह से खंडपीठ का निर्माण कर दिया जाता है। ऐसे देखें मुंबई उच्च न्यायालय, तो मुंबई उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 14 अगस्त 1862 को हुई थी। जो 14 अगस्त 1862 को हुई, तो मुंबई हाई कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया। जैसे गोवा, गोवा का भी अपना हाई कोर्ट नहीं है। दादर नगर हवेली दमन और दीव, इनको देखो ये एक ही बना दिए गए हैं, एक ही कंडीशन पे है तो। और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का तो होगा ही, क्योंकि मुंबई की जो मुंबई है वो राजधानी है महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कोलकाता उच्च न्यायालय। तो कोलकाता उच्च न्यायालय में क्या होगा, देखो कोलकाता उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1862 को। इसका जो अधिकार क्षेत्र आता है वो पश्चिम बंगाल, अंडमान, अंडमान निकोबार, और जो मुख्य पीठ है इसकी वो कोलकाता है। तो ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार का जी जो न्यायपालिका लगती है वो पश्चिम बंगाल अर्थात कोलकाता की न्यायपालिका लगती है। फिर आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 11 जून 1866 को हुई थी। तो देखो यूपी का है, थोड़ा सा याद रख लेना, यूपी स्पेशल वाले जो होंगे वो यूपी स्पेशल में इसको थोड़ा सा ध्यान रखने का प्रयास करना कि कब इसकी स्थापना हुई थी, कंप्लीट डेट याद रख लेना इसकी। अधिकार क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश, प्रयागराज इसकी मुख्य पीठ है, और खंडपीठ जो है उसकी लखनऊ में है। उसके बाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1884 में। अधिकार क्षेत्र कर्नाटक ही है इसका, और जो इसकी मुख्य पीठ है, जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 2 सितंबर 1916 को। अधिकार क्षेत्र पटना बिहारी है, और मुख्य पीठ है इसकी पटना में। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय जो उसकी स्थापना जो हुई थी 28 अगस्त 1928 को हुई थी। अधिकार क्षेत्र जम्मू और कश्मीर का भी है और लद्दाख का भी है, क्योंकि अब दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो जो मुख्य पीठ है वो श्रीनगर में है, खंडपीठ है वो जम्मू में और लेह में भी आपको देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है, 2 जनवरी 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। तो मध्य प्रदेश में ही होगा, अधिकार क्षेत्र मध्य प्रदेश का है, और जो मुख्य पीठ है, जो मुख्यालय है वो जबलपुर में है इसका। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, तो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। इसे तो आप आराम से याद रख सकते हैं, क्योंकि आज़ादी का दिन था और इसी दिन इसकी स्थापना भी हुई थी। तो अधिकार क्षेत्र में आएंगे चंडीगढ़, अर्थात क्योंकि चंडीगढ़ में ही है इनका जो मुख्य न्यायालय जो है वो चंडीगढ़ में ही है। हरियाणा पंजाब आता है इसमें, और खंडपीठ इसकी एक जयपुर में भी आपको देखने को मिलेगी, जयपुर अर्थात इस तरह से नहीं, सॉरी ये गड़बड़ है यहाँ पर, जयपुर नहीं होगा। जयपुर का क्या मतलब है यहाँ पर। तो खंड पे जो आपका मुख्य क्षेत्र होगा, जो मुख्य पीठ है इसकी वो चंडीगढ़ में ही आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा उच्च न्यायालय। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 3 अप्रैल 1948 को हुई थी। अधिकार क्षेत्र उड़ीसा में ही है, और मुख्य पीठ जो है वो आपकी कटक में देखने को मिलती है। कटक उड़ीसा का ही है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मार्च 1948 को हुई थी। अब इसके जो अधिकार क्षेत्र में आते हैं, देखो गुवाहाटी में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम और नागालैंड, इसने आपको क्षेत्र देखेंगे पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं। अब जो मुख्य पीठ है वो तो गुवाहाटी में ही है, लेकिन खंडपीठ इसके अलग अलग है, जैसे आइजोल, ईटानगर, कोहिमा। इस तरीके से जो मिजोरम मणिपुर नागालैंड की जो राजधानी है ना, इनकी खंडपीठ वहां भी बना दी गई है, क्योंकि ये काफी दूर पड़ते हैं असम से, या गुवाहाटी से काफी दूर है, तो इसी वजह से इनकी खंडपीठों का वहां भी निर्माण कर दिया गया है, लेकिन अधिकार क्षेत्र इनका गुवाहाटी में ही आएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 21 जून 1949 को।
और अधिकार क्षेत्र राजस्थान का ही है, और जो इसका मुख्य पीठ है जो, वो आपकी जोधपुर में आपको देखने को मिलती है। हैदराबाद उच्च न्यायालय, 5 जुलाई 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। तेलंगाना अधिकार क्षेत्र, और ये जो बनेगी मुख्य पीठ जो है वो उसकी हैदराबाद में ही है। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1956 में। अधिकार क्षेत्र केरल का भी आता है और लक्षद्वीप का भी। जैसे देखो, ये हमारा है केरल और इसी के बराबर में लक्षद्वीप। तो ये जो है लक्षद्वीप को इसी के साथ ले लिया गया केंद्र शासित प्रदेश को, तो इसलिए केरल उच्च न्यायालय में लक्षद्वीप का अधिकार क्षेत्र भी आता है। इसकी जो मुख्य पीठ है वो कोच्चि में है, केरल में। और एक खंडपीठ जो है वो पोर्ट ब्लेयर में भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। तो गुजरात में ही होगा, अधिकार क्षेत्र इसका गुजराती है, और इसकी जो मुख्य पीठ है वो अहमदाबाद में है। नेक्स्ट है दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी। अधिकार क्षेत्र दिल्ली है और मुख्य पीठ भी आपको नई दिल्ली में ही देखने को मिलेगी। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना, जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय है, उसकी स्थापना 1971 में हुई थी। अधिकार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश ही है, और जो मुख्य पीठ है इसकी वो शिमला में आपको देखने को मिलेगी। सिक्किम उच्च न्यायालय है। सिक्किम उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 16 मई 1975 को हुई थी। अधिकार क्षेत्र सिक्किम में ही है, और जो मुख्य पीठ है वो गंगटोक में है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। अधिकार क्षेत्र छत्तीसगढ़ ही है, लेकिन मुख्य पीठ जो है वो बिलासपुर में है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड अधिकार क्षेत्र जो है वो उत्तराखंड का ही आएगा, और जो मुख्य पीठ है वो नैनीताल में है। ऐसे ही आप देखेंगे झारखंड उच्च न्यायालय, तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। तो इनका जो अधिकार क्षेत्र आता है वो झारखंड में ही है। जो मुख्य पीठ है वो रांची में है, लेकिन खंडपीठ इसकी दो जगह और मिलेंगी, धारवाड़ और गुलबर्गा। धारवाड़ और गुलबर्गा में इसकी खंडपीठ है। देखो, ज्यादातर आप खंडपीठ याद रखने का प्रयास मत करना, बस इतना जरूर ध्यान रख लेना कि किस उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है। ये जरूर ध्यान रख के चलना आप। मेघालय उच्च न्यायालय है, 23 मार्च 2013 को इसकी स्थापना हुई थी। अधिकार क्षेत्र मेघालय ही है, और मुख्य पीठ जो है वो आपको शिलोंग में देखने को मिलेगी। मणिपुर उच्च न्यायालय है, तो 25 मार्च 2013 को इसकी स्थापना हुई थी। मणिपुर में ही अधिकार क्षेत्र आता है इसका, और इसकी जो राजधानी है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में ही आपको मिलेगी मुख्य पीठ देखने को। त्रिपुरा उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना जो हुई थी 26 मार्च 2013 को हुई थी, त्रिपुरा में ही है आपका। और अगरतला जो है इसकी मुख्य पीठ होगी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश में ही है, और अमरावती में इसकी स्थापना हुई, अर्थात मुख्य पीठ जो बनेगी वो अमरावती में होगी। ये आपका 25वां होगा, न्यू है ये आप कह लो कि लेटेस्ट है आपका न्यू। अब जरा देखो, ये तो हो गई हमारे हाई कोर्ट की कहानी। अब हाई कोर्ट के बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो उनके बारे में भी, क्योंकि हमें न्यायपालिका पूरी ही खत्म करनी है, तो पूरी ही न्यायपालिका को हम खत्म कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे, तो हाई कोर्ट में भी अभी कुछ और है, थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 215 कहता है, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है तथा सभी अधीनस्थ न्यायालयों को उसकी आज्ञा का पालन करे। कुल मिलाकर ये जो आपको मैंने ट्रेंगल बताया था, तो देखो सबसे ऊपर कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की बात सबको माननी पड़ेगी। इससे नीचे है हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट की बात जो इससे नीचे के जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे इनको सबको माननी होगी। तो वही यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहा है कि एक अभिलेख न्यायालय है, सो हाई कोर्ट, और सभी अधीनस्थ न्यायालयों को उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। अनुच्छेद 216 कहता है कि उच्च न्यायालय की संरचना जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। देखो यहाँ पर जो है राज्यों में, अलग अलग राज्यों में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग हो सकती है। इसी वजह से यहाँ पर कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि इतनी ही संख्या होगी। बस आपको सुप्रीम कोर्ट की संख्या जरूर याद रखनी है। फिर है अनुच्छेद 217, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की सलाह से की जाती है। ये ध्यान रखना, तो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगी वो की तो जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राज्यपाल की सलाह से की जाएगी। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होगी राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। ये जरूर ध्यान रखना है। तो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगी, मुख्य न्यायाधीश का मतलब उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होगी, लेकिन राज्यपाल की सलाह से होगी। लेकिन जो अन्य न्यायाधीश होंगे वो, उनकी जो नियुक्ति होगी वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। अनुच्छेद 217 कहता है। देखो, तो 218 के तहत, अनुच्छेद 218 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या क्या होंगी। देखो, सबके लिए फॉलो होती है, भारत का नागरिक हो और कम से कम 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक, फिर कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। ये सॉरी, 5 वर्ष कर लो इसको। ये 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या न्यूनतम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत की हो। ये आप ध्यान रखना है। तो जब भी आप जाकर क्या बोल सकते हैं। अब देखो,
आप हाई कोर्ट में जज रहेंगे क्या? अधीनस्थ वाले होते हैं, जो अधीनस्थ होते हैं ना, नीचे वाले जज, उस तरह की कंडीशन यहाँ बनती है। जो अधीनस्थ के पद पर जज रहा हो 5 साल तक, वो वहां पर जाकर हाई कोर्ट में जाकर वो बन सकता है। तो इस तरह की यहाँ पर कंडीशन बनेगी। नेक्स्ट देखो, 2019, ओ सॉरी, अनुच्छेद 219, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाएगी। ये ध्यान रखना है। देखो, नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा हो रही है, लेकिन शपथ कौन दिलवाएगा? शपथ दिलवाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। जिस भी राज्य का राज्यपाल होगा, वो उस राज्य के न्यायाधीशों को शपथ दिलवाएगा। अनुच्छेद 220 कहता है, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त जज सर्वोच्च न्यायालय के अलावा भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। यदि कोई जज या यदि कोई न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रिटायर हो गया है, तो रिटायर होने के बाद में अपनी सेवाएं वो कहीं नहीं दे सकता सिवाय सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट में केवल वकालत कर सकता है, इसके अलावा वो कहीं वकालत भी नहीं कर सकता। फिर अनुच्छेद 226, उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक रिटें जारी की जाती हैं। देखो ध्यान करो, अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कौन करता था? सुप्रीम कोर्ट। और जबकि अनुच्छेद 226 के तहत जो रिट जारी करता है, अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है हाई कोर्ट। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप अनुच्छेद 226 के तहत तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो दो प्रकार के यहाँ पर वर्णन देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार देखेंगे अनुच्छेद 230, तो अनुच्छेद 230 में उच्च न्यायालय में सभी भर्तियां जो होंगी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही संचालित की जाएंगी। अब आप फिर से ध्यान करो, ये जो सुप्रीम कोर्ट को जब सभी भर्तियां हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में कौन कर रहा था? मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कर रहा था, तो यहाँ भी क्या होगा? यदि उच्च न्यायालय में भर्तियां होंगी, तो यहाँ उच्च न्यायालय में जो भर्तियां होंगी वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही संचालित की जाएंगी। नेक्स्ट है आपका जिला न्यायालय। तो जिला न्यायालय क्या होगा? देखो, डिस्ट्रिक्ट का होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना न्यायालय होता है। ये आप यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसका वर्णन कहाँ है? देखो, अनुच्छेद 233 कहता है, राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होगा, जो जिला न्यायाधीश और न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। ये आप ध्यान रखें कि जो जो जिला न्यायाधीश होंगे और जो अन्य न्यायाधीश होंगे, इनसे मिलकर बना होगा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ये ध्यान रखना। किसकी सलाह पर? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्यपाल करेंगे। अब देखो, नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की थी राष्ट्रपति ने, जबकि हाई कोर्ट के जजों को जो शपथ दिलवाई थी वो दिलवाई थी राज्यपाल ने। लेकिन यदि हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति की थी वो राष्ट्रपति ने, और शपथ दिलवाएगा कौन? वो भी राष्ट्रपति दिलवाएगा। ये मोटे तौर पर थोड़ा सा ध्यान रखना। जबकि जो जिला न्यायालय होते हैं, जो जिला न्यायाधीश होते हैं, उनको जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये जरूर ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका जिला न्यायाधीश के लिए योग्यताएं क्या होंगी। देखो, वह भारत का नागरिक हो, ये तो सभी के लिए लागू होगा। और दूसरा है 60 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए उसकी, अर्थात न्यूनतम आयु जो होगी, या 60 मैक्सिमम जो आयु होगी वो 60 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। और वह न्यूनतम न्यायाधीश के पद पर रहा हो, अर्थात न्यूनतम मतलब कम से कम दिनों तक, चाहे कितने भी दिन तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो, तो भी हो सकता है वो। और दूसरा, या 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में उसने वकालत की हो। यदि वो 10 वर्ष से किसी भी न्यायालय में वकालत कर रहा है, तो वो जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। उसी तरीके से अनुच्छेद 234 में देखें, तो न्यायिक सेवाओं में सभी भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा संचालित की जाएंगी। ये कहता है, अर्थात जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, इनकी जो भर्तियां होंगी, तो वो बिल्कुल जो यूपीपीएससी होता है, वो बिल्कुल ही भर्ती अलग निकालता है इनकी, जिला न्यायालयों की या जिला न्यायाधीशों की। तो ये जो भर्तियां होंगी, इसे कौन करवाएगा? यदि आप यूपी में हैं, यूपी के हैं निवासी हैं, तो यूपी में से जो यूपीपीएससी होगा वो आयोग पूरा कराएगा। यदि आप बिहार के हैं, तो बीपीएससी पूरा कराएगा, क्योंकि वहां पर आयोग जो है वो बीपीएससी है। तो इस तरीके की यहाँ पर कंडीशन बनती है आपकी, दोनों प्रकार से यहाँ पर भर्तियां होती हैं। अब देखो, ये तो हो गया आपका जिला न्यायालय। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, इससे आपको ज्यादा ध्यान रखना भी नहीं है। और देखो, यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है और रिवीजन के लिए पीडीएफ होनी चाहिए, तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से कोई भी एक ज्वाइन कर लेना। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आपको पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो आप उसके लिए मुझे मेल कर देना। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।